हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विशेष तौर पर भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण भाग 18, जिसमें इमरजेंसी से संबंधित है। और खासकर ये यूपीएससी और सीजीएल मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप बड़े ध्यान से और इनके पॉइंट टू पॉइंट समझें, जिससे कि आप उस एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन सही ठीक ढंग से कर पाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है ये पूरी सिस्टम, और उसके बाद इसके जो एमसीक्यू बनेंगे वो सोल्व करते हैं हम। कि भाग 18 में क्या दिया हुआ है? इमरजेंसी। अब जब ये इमरजेंसी भाग के भारत के संविधान में दी गई तो इसके बारे में श्री भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि भारत का संविधान जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तब होगा संघात्मक, जिसमें राज्य और केंद्र स्तर पर सरकारें होंगी। लेकिन जैसे ही देश के प्रति, देश के लिए खतरा मोल हो, कोई खतरा आएगा, तब क्या होगा? देश में एकात्मक सिस्टम लागू हो जाएगा। इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा? इमरजेंसी लगाने के बाद पूरा सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। तो वो पढ़ते हैं आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट 352, उसमें दिया हुआ है कि बाहरी आक्रमण, युद्ध व आंतरिक विद्रोह होने पर इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा सकता है। लेकिन बाद में आंतरिक विद्रोह का क्या किया गया? मिसयूज किया गया, क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई, वो भी किसके बेसिस पे? आंतरिक विद्रोह। उसके बाद 78 में 76 में क्या कर दिया गया? बाद में संसद ने इसको हटा के इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह हो गया कि रिबेलन हो जाएगा, किसमें? आर्म्ड के आधार पर। तो वो शब्द हटाकर आंतरिक विद्रोह हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। दूसरा, जब राष्ट्रपति, क्योंकि अभी ये लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति को लिखित में कैबिनेट के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो लिखित में दिया जाता है कि हमें भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो इसलिए इमरजेंसी लागू की जाए, तब वहां पे राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू करेगा। विदाउट एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट वो लागू नहीं करेगा। लेकिन पहले क्या था? केवल वर्बली कहने से ही लागू हो जाता है। इसलिए 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई इंदिरा गांधी द्वारा, वो अपनी कैबिनेट को भी नहीं बताया गया, केवल उनके द्वारा ही, केवल कहने से ही राष्ट्रपति ने वो लागू कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट क्या है कि अब वो लिखित में है, और अब इसकी क्या हो सकती है? जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है कि किस आधार पर ये राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, आंतरिक विद्रोह या इनकी वजह से। अब क्योंकि 1976 में 44 अमेंडमेंट हुआ और उससे यह बताया गया कि राष्ट्रपति पूरे देश में या किसी विशेष क्षेत्र में भी क्या लागू कर सकता है? राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। दूसरा, उस राष्ट्रीय आपात की समय सीमा क्या होगी? 1 महीने की होगी। अगर उस दौरान लोकसभा नहीं है, और अगर लोकसभा जब बन के आती है तो वो 30 दिन के अंदर उसको पास करेगी, वो भी 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से। और अगर वो लोकसभा ने पहले से ही है और पास, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने लागू कर दिया अपनी कैबिनेट के द्वारा, तो वो 6 महीने, अगर उसको 1 महीने के अंदर दोबारा से पास नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 महीने, दोबारा उसको बढ़ाने की समय सीमा क्या है? 6 महीने। एक बार में 6 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए 2/3 लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित होने चाहिए। अगला देखते हैं लोकसभा। अगर वो, तो ये मैंने बता दिया कि अगर 30 दिन लोकसभा डिसोल्यूशन हो और गया हो, और वो जब नहीं आएगी तब 30 दिन के अंदर उसे पास करना होगा। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। अब राष्ट्रपति ये निर्धारित करेगा, क्योंकि उस राज्य में अब राष्ट्रपति ये निर्धारित करेगा किस राज्य को कितना टैक्स देना चाहिए, जो टैक्स का बंटवारा होगा राज्य को, और वो उस वित्तीय वर्ष में उसको खत्म भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। और अगर मानो ये लागू कर दिया और उसके बाद राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया, तो उस वित्तीय वर्ष में वही समय सीमा लागू रहेगी। मतलब जो टैक्स दे रहे थे या मना किया हुआ था उस वित्तीय वर्ष में। और वित्तीय वर्ष आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है इंडिया का। दूसरा, अब अगर वो 356 लागू करता है तो 356 में विधायिका भंग नहीं होगी। वहां की जो
जो विधायिका है वो भंग नहीं होगी। विधायिका मतलब हम ये मान सकते हैं कि वहां की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भंग नहीं होगी। केवल वहां पे जो भी कानून बनेंगे अब वो किसके अंडर आ जाएंगे, राष्ट्रपति से सीधा संसद के अंदर आ जाएंगे, और राष्ट्रपति राज्यपाल के थ्रू वहां पे क्या करेगा, शासन करेगा। केवल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित न्यायिक संबंध नहीं होगा। न्यायपालिका अब भी स्वतंत्र होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट क्या है, अगर 356 लागू होता है तो वहां पे न्यायपालिका फिर भी क्या होगी, स्वतंत्र होगी। अभी हम पढ़ेंगे इनमें कौन कौन से मौलिक अधिकार खत्म होंगे और नहीं होंगे। उसके बाद वित्तीय स्थायित्व साख को खतरा हो, अगर देश में कि देश की साख निर्माण या साख को बहुत ज्यादा खतरा हो गया तो क्या हो सकता है, 360 लागू कर सकते हैं। वो अभी तक लागू नहीं हुआ है हमारे देश में। 352 लागू हुआ है 1962 चाइना, 1965 और 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध में, और जबकि 75 में आंतरिक विद्रोह, मैंने बताया था ना आंतरिक विद्रोह, अब वो क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह, उसके तहत लागू किया गया था। और ये 356 ये सबसे ज्यादा बार पंजाब में लागू हुई है। हालांकि इस पर भी अब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि वो केवल गैर इरादतन तरीके से तो राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया गया, और इसमें राष्ट्रपति शासन की समय सीमा 6 महीने है, उसको फिर से दोबारा चेक करने के लिए, और अगर बढ़ाना हो तो अधिकतम सीमा 3 वर्ष है। तो हमने ये पढ़ा। अब इसमें मेन पॉइंट समझते हैं कि इससे कौन सी स्वतंत्रताएं भंग होंगी। अगर 352 के बाद 300 आर्टिकल है हमारे पास 358, और 358 में आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, वो क्या हो जाएंगी, भंग हो जाएगी। समानता, ये घूमने की स्वतंत्रता, ये जो है ना आर्टिकल 19 में, वो सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और आर्टिकल 20 में 20 और 21 को छोड़कर 359 आर्टिकल के तहत अगर राष्ट्रपति 359 आर्टिकल के तहत लागू कर देता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सभी क्या है, मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, भंग हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वहां पे इमरजेंसी हटेगी, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स फिर से क्या हो जाएंगे, जीवित हो उठेंगे। इसका मतलब वो वहीं पर रहेंगे लेकिन लागू नहीं होंगे तब तक। जैसे ही ये खत्म हुई सीमा 352 तो क्या हो जाएगा, वो फिर से जीवित हो जाएंगे। तो ये तय किया आपने कि 352 से 360 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के